बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आज तक मुसलसल सूरत हाल बदल रही है। हर लम्हा जनाब सूरत हाल तब्दील हो रही है पाकिस्तान की सियासत की, और सूरत हाल जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है हुकूमत साजी का, हुकूमतें बनने का, वैसे वैसे सूरत हाल मज़ीद गंभीर भी होती जा रही है। पंजाब में तो वजारत आला का जो फैसला है वो हो चुका, सिंध में भी वजारत आला का फैसला हो चुका। अब जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ के इर्द गिर्द सारी सियासत का महवर है और सियासत घूम रही है, वो है जनाब कौमी असम्बली का इजलास। कौमी असम्बली का इजलास अभी तक नहीं बुलाया गया। जो निगरान वज़ीर आज़म है वो समरी भेजते हैं सदर को, और सदर ने उस समरी पर दस्तखत करना होता है, और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास जनाब बुलाया जाता है। मगर सदर आरिफ अलवी अभी तक गुरेज़ां हैं उस असम्बली बुलाने के, जो उनको समरी भेजी गई है उस पर दस्तखत करने से। और सदर का मौक़िफ़ ये है कि जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होता तब तक अजलास नहीं बुलाया जा सकता। अब यहाँ पर ये कानूनी नुक्ता है, यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ है कि चंद लोगों का कहना ये है, कुछ माहिरीन का कहना, कानूनी माहिरीन का कहना ये है कि 21 दिन का वक्त होता है, 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का अजलास बुलाना होता है। और सदर को जब समरी भेज दी जाए तो सदर उसके ऊपर सिग्नेचर करे या ना करे, वो अजलास बुलाए या ना बुलाए, 21 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो अजलास कॉल हो जाता है। मगर उसके पैरेलल चंद कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि जब तक जो कोरम है वो पूरा नहीं होता, जब तक मेंबरान की तादाद पूरी नहीं होती, तब तक असम्बली का अजलास नहीं बुलाया जा सकता। यही सदर का भी मौक़िफ़ है। और ये किन लोगों की अभी तक बीच में डेफिशिएंसी है, कौन से मेंबरान अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे, ये हम आपको बताने वाले हैं। जनाब, ये वो मेंबरान हैं, वो मखसूस नशिस्तें हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, उनको, उस पार्टी को अभी तक मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन में ये केस अभी तक पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए जो कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, क्या उनको वो मखसूस नशिस्तें उनकी जीत के मुताबिक उस प्रोपोर्शन से क्या उनको अलॉट करनी है या नहीं करनी। और जो लोगों का कहना है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन भी शायद किसी इशारे के इंतजार में है कि क्या पीटीआई को यहां से रिलीफ देना है, पीटीआई को वो नशिस्तें देनी है या नहीं देनी। इधर अवाम इस इंतजार में है कि कब ये सारे मामलात सेटल होंगे, कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी नशिस्तें, जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो मिलेंगी। और इसी सिलसिले की कड़ी है कि सदर भी इस इंतजार में है कि मखसूस नशिस्तें अलॉट हों, मेंबरान की तादाद पूरी हो, तो उसके बाद अजलास तलब किया जाएगा। मगर अजलास 29 फरवरी को जो अमला है जो नेशनल असम्बली का, और जो स्पीकर अभी मौजूदा स्पीकर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है राजा परवेज अशरफ, उनकी सदारत में ये 29 फरवरी को ये अजलास होने जा रहा है। अजलास तलब कर लिया गया है, सदर उसके ऊपर सिग्नेचर करें या ना करें, अजलास बुलाया जाएगा 29 फरवरी को। और 29 फरवरी को तमाम नौ मुंतखब अरकान इस अजलास में हल्फ उठाएंगे। उसके बाद 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। जो एक दिन पहले कागजात नामजदगी जमा करवाए जाते हैं, उन कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होती है, और उसके बाद वो कागजात अप्रूव हो या डिसअप्रूव हो, और उसके बाद फिर वोटिंग का अमल अगले दिन होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं आमिर डोगर, उनको नामजद किया गया है। मुल्तान से इनका ताल्लुक है, ये नशिस्त जीत कर कौमी असम्बली का हिस्सा बनने हैं। और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद खान, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार होंगे। और शेर अफजल मरवत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लीगल मैटर्स भी देखते हैं इमरान खान साहब के, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29 फरवरी को जो कौमी असम्बली का अजलास होने जा रहा है उसमें हल्फ उठाएंगे। पीटीआई एक साइड पर अपनी कानूनी जंग भी जारी रखेगी इस मैंडेट चोरी के खिलाफ, जिस तरीके से डाका डाला गया है अवाम के वोटों पर, अवाम के हक पर, और जिस तरीके से पीटीआई को नशिस्तें हरवाई गई हैं, वो कानूनी जंग भी जारी रहेगी इलेक्शन कमीशन में भी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी, और अदालतों में भी। और उसके साथ साथ हम लोग असम्बलियों में भी जाएंगे, बिल्कुल खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे इस हुकूमत के लिए। इस हुकूमत को आसानी से नहीं चलने देंगे, हम लाजमी असम्बलियों का भी हिस्सा बनेंगे और भरपूर ओपोजिशन करेंगे। किसी सूरत भी इनको खुल खेलने का मैदान जनाब हम नहीं देंगे। कानूनी जंग भी जारी रहेगी और असम्बलियों में भी ये जंग जारी रहेगी।
ये थी अपडेट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से रिलेटेड कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको नामजद किया गया उसके लिए स्पीकर असेंबली के लिए, कौमी असेंबली के लिए और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के लिए। अब अगर हम बात करें कि ये इंतखाब कब होगा, ये इंतखाब होगा जनाब 2 मार्च को। 1 मार्च को कागजात जमा करवाए जाएंगे, वो अप्रूव या डिसअप्रूव होंगे और उसके बाद 2 मार्च को वोटिंग होगी। 2 मार्च को फैसला होगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के वो कौन होते हैं। उसके बाद जब यह मरहला मुकम्मल होगा, उसके बाद जो कायदे ऐवान है यानी वजीर आजम, उसका इंतखाब होगा। उसके इंतखाब के लिए 3 मार्च को जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, कागजात नामजदगी हैं, वो जमा करवाए जाएंगे। शहबाज शरीफ होंगे मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से और तमाम एलाइज की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको सपोर्ट कर रही है, MQM और उसके अलावा दीगर जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं, काफ लीग, ये इनको सपोर्ट करेंगी शहबाज शरीफ को। और इनके मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो हैं उमर अयूब। उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से वजीर आजम के लिए नामजद किया गया है। 3 मार्च को ये नॉमिनेशन पेपर्स जमा होंगे और 4 मार्च को वोटिंग होगी। 4 मार्च को पाकिस्तान का वजीर आजम यानी कौमी असम्बली का जो कायदे ऐवान है वो मुंतखब हो जाएगा। नंबर गेम की अगर हम बात करें तो नंबर गेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज अगर मिलकर भी वो वोट दें शहबाज शरीफ को तो वो वजीर आजम आसानी से बन सकते हैं। अब ये वजीर आजम के इंतखाब का मामला है जो बड़ा पेचीदा, जाहिरी तौर पर तो पेचीदा है, मगर मुस्लिम लीग नवाज का ये कहना है कि उनकी नंबर गेम पूरी है। आपके सामने फिगर्स रख रहा हूं। 169 मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं, 169 मेंबर्स जरूरत है वजीर आजम के इंतखाब के लिए। कुल 342 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, 342, जिस पर डायरेक्ट इलेक्शंस होकर 266 सीट्स पर उम्मीदवारान मुंतखब होकर कौमी असम्बली में आए हैं। 266 सीटों पर डायरेक्ट इलेक्शंस हुए और उसमें से 60 नशिस्तें जो मखसूस की गई हैं वो खवातीन के लिए हैं। जो डायरेक्ट इलेक्शन जिन सीटों पर नहीं होते वो ये 60 नशिस्तें खवातीन के लिए और 10 नशिस्तें माइनॉरिटीज़ के लिए यानी अकलियतों के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए ये मुख्तस की गई हैं 10 नशिस्तें। लिहाजा इस तरीके से ये 267 पे डायरेक्ट इलेक्शन, 60 नशिस्तें खवातीन की और 10 नशिस्तें माइनॉरिटीज़ की। इस तरीके से ये 342 का ऐवान बनता है। ऐवान ज़ीरी जिसे नेशनल असम्बली कहा जाता है और ऐवान बाला जिसे सेनेट कहा जाता है। सो ऐवान ज़ीरी में नंबर गेम जनाब मैंने आपके सामने रख दी है और इस सारे सनेरियो में 169 नंबर जनाब एक गोल्डन नंबर है जो रिक्वायर्ड है शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने के लिए। अब ये मुकाबला जो होगा शहबाज शरीफ में, पहले इंतखाब होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का और उसके बाद जो कायदे ईवान है जो वजीर आजम है उसका इंतखाब होगा और शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान मुकाबला होगा। और जब यह सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा, वजीर आजम के इंतखाब का जब सिलसिला मुकम्मल होगा तो उसके बाद आएगा सदर के इंतखाब का मामला। अब असम्बलियों के वजूद के आने के बाद जब तमाम असम्बलियां बन जाएंगी उसके बाद सदर का इंतखाब होगा। सबसे पहले मैं यहां पर मेंशन कर दूं कि KPK असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली, इन दोनों असम्बलियों के इजलास कल होने जा रहे हैं। यानी सुबह 28 फरवरी को दिन 11 बजे KPK असम्बली का इजलास तलब किया गया है, जबकि 28 फरवरी को ही दोपहर 3 बजे बलोचिस्तान असम्बली का इजलास तलब किया गया। और यहां पर KPK असम्बली के अंदर और बलोचिस्तान असम्बली के अंदर तमाम नौ मुंतखब अरकान जनाब हल्फ उठाएंगे। उसके अगले दिन कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। स्पीकर की जानिब से जो नॉमिनेशन होगी स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की, KPK असम्बली में भी और बलोचिस्तान असम्बली में भी अगले दिन इंतखाब होगा स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स का दोनों असम्बलियों के लिए। उससे अगले दिन नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए जाएंगे वजारत आला के लिए, KPK के वजीर आला के लिए और बलोचिस्तान के वजीर आला के लिए। और उससे अगले दिन इंतखाब होगा वजीर आला का, KPK के वजीर आला और बलोचिस्तान के वजीर आला। लिहाजा इस तरीके से ये 4-5 दिन की जनाब वो पूरी गेम है जिसके अंदर ये दोनों असम्बलियाँ मुकम्मल तौर पर ये उस फॉर्म में आ जाएंगी, ये फॉर्म हो जाएंगी। और उसके बाद फिर मामला आएगा सदर के इंतखाब का। असम्बलियां वजूद में आने के बाद सदर का इंतखाब होगा। अब आसिफ जरदारी उम्मीदवार हैं सदर के, मुस्लिम लीग नवाज इनको सपोर्ट कर रही है और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, काफ लीग, ये तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं जो हुकूमत बनाने जा रही हैं, इनके मुश्तरका उम्मीदवार हैं जनाब आसिफ अली जरदारी सदर के लिए और इनके मुश्तरका उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए। अब जब ये असम्बलियां वजूद में आएंगी तो उसके बाद ये सदर का इंतखाब होगा। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि MQM यहाँ पर
ابھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ کیا انہوں نے آصف زرداری کو صدارت کے لیے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، کیونکہ سندھ میں ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہے پیپلز پارٹی کی، اور کل جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا سندھ کا، اس میں بھی ایم کیو ایم نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں۔ اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا قومی اسمبلی میں جو مین لیڈنگ پارٹی ہے وہ تو مسلم لیگ نواز ہے، اور یہ الائز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور متحدہ قومی موومنٹ بھی ایم کیو ایم، لیکن ابھی ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا انہوں نے صدر کے، وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے تو ووٹ دیا جائے گا شہباز شریف کو، مگر صدر کے انتخاب کے لیے کیا آصف زرداری کو ووٹ دیا جائے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ تھی صورتحال قومی اسمبلی کی۔ پنجاب اسمبلی کی اگر بات کریں تو کل وزارت اعلیٰ کا بھی فیصلہ ہو چکا، مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی ہیں۔ سندھ کی وزارت اعلیٰ کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، مراد علی شاہ سندھ کے تیسری بار بننے والے وزیر اعلیٰ دوبارہ سے منتخب ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی تک اس سارے سینیریو میں جو ڈیڈ لاک ہے، جو چیز پھنسی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ کی جائیں گی، سنی اتحاد کونسل کو الاٹ کی جائیں گی یا نہیں، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ابھی اس چیز پر فیصلہ نہیں کیا، الیکشن کمیشن شاید کسی اشارے کے انتظار میں ہے اور عوام الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے انتظار میں ہے۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ تھیں تازہ ترین تفصیلات، تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔